अस्सलाम वालेकुम, इट्स बिन अ व्हाइल। आई होप कि आप सब स्टूडेंट मज़े में होंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और कोर्स मुकम्मल करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी ने 1 महीने का टाइम दिया है जो 15 जून से 15 जुलाई तक है। मेरी तबीयत अब क्योंकि थोड़ी बहाल है तो मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अब गैप नहीं आएगा। ऑनलाइन सेशंस में किस तरह कोर्स को कंप्लीट करना है या कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ये मैं वादे कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि कई लोग पहली मरतबा वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे होंगे और वैसे मैं भी पहली मरतबा वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ। Let's just hope it goes smoothly. Now I'll be posting 2 to 3 videos every week till July 15 और कोशिश करूँगा कि कोर्स मुकम्मल हो जाए। कोर्स आउटलाइन, बुक्स, मटेरियल, एवरीथिंग इज सेम, तो कोई नई परेशानी नहीं है आप लोगों के सामने। However, अगर ग्रुप बनाकर बताऊं तो टोटल 4 सेगमेंट्स कवर करेंगे हम इस कोर्स के अंदर। पहला मोशन, दूसरी फोर्स, तीसरी एनर्जी और चौथा रोटेशन। इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। यू कैन फॉलो द सेम बुक्स जो यूनिवर्सिटी फिजिक्स है या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो जस्ट अपनी नमाज़ें पूरी रखो और लेक्चर्स देते रहो और तैयार रहो। कभी भी और किसी भी वक्त किसी भी तरह एग्ज़ाम्स आ सकते हैं। एक और बात क्लियर कर दूं, जब तक टाइम है तब तक लेक्चर सिर्फ तभी पढ़ना जब दिल चाहे, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द थिंग यू सीइंग इन फ्रंट इज एक्चुअली अ स्क्रिप्ट। ये एक शॉर्ट स्क्रिप्ट है जो मैंने डेवलप कर दिया है। इसके अंदर मटेरियल मैंने बुक से एक्सट्रैक्ट किया है और मैंने एक जगह पुट कर दिया है। इससे आसानी होगी कि मैं मेन टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको हाईलाइट करने के बजाय यहाँ पे लाके एक जगह जमा कर दूँगा और कंटिन्यूसली अपने लेक्चर में इंक्लूड करता जाऊँगा। सो दिस इज़ लेक्चर 1 फॉर मोशन इन 1 डायमेंशन। मुझे मालूम है कि हमने जनवरी और फरवरी में कुछ ना कुछ पढ़ा था, मगर इतने डिटेल में हम नहीं पढ़ सके थे। और मोशन इन 1 डायमेंशंस एंड वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। वेक्टर मैं रिपीट नहीं करूँगा, मगर मोशन इन 1 डायमेंशन का कुछ पार्ट मैं ज़रूर रिपीट करूँगा और उसको रिपीट करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में मोशन इन 1 डायमेंशन का चैप्टर ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, सॉरी। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। वेल, डिस्टेंस आप लोगों को मालूम है कि एक पाथ होता है कवर्ड और ये हमेशा स्केलर होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ए पर्टिकुलर वेक्टर और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है। वेल, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि कुछ स्पेसेस कर्व्ड होती हैं और उसके अंदर लाइन भी कर्व्ड ही होगी। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस will be the displacement in that space as well. So एक मिनट, let me get a pencil. Okay, so this is R1. This is our initial position. This is a position for point S2 from origin. So suppose हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं at origin और हम लोगों को नज़र आ रहा है एक पॉइंट S2 और दूसरा पॉइंट S1। हम कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं like R2 to S1 and R1 to S2. The difference between S1 and S2 regardless of the path, कोई भी पाथ फॉलो किया जाए, किसी भी पाथ से जाया जाए S1 से S2 की तरफ, रिगार्डलेस जो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है, वेक्टोरियल डिस्टेंस, सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेट मी गेट इरेजर, ये बीच में आ गई है लाइन, oops, let me remove this, delete. Okay, so this blue arrow, this is a displacement arrow और vectorially हम इसे कैसे measure कर सकते हैं? Well, this will be the difference between R2 and R1. Well, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो basically R1 is the result of vector addition of R2 and this delta R. So the blue arrow is actually the displacement vector delta R and this is a difference of R2 and R1. इस डायग्राम को गौर से देखो, R2 और डेल्टा R इन दोनों का वेक्टर एडिशन हमें बेसिकली R1 प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली R1 की इक्वेशन, वेक्टोरियल इक्वेशन बेसिकली यही होनी चाहिए कि R2 प्लस डेल्टा R, और क्योंकि वेक्टर्स को भी दोनों साइड पे सम और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है
तो लिहाजा वो भी किया जा सकता है। ओके, तो ये घड़ी ऊपर क्यों बनी हुई है? वेल, दिस वाज अ डायग्राम जो हमें बता रही थी कि एट टाइम t1 कोई ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है और एट टाइम t2 कोई ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। डेफिनेटली सेम टाइम पे दोनों पॉइंट्स पे मौजूद नहीं हो सकती चीज़, तो दैट्स अ पॉइंट। ओके, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज दैट पर्टिकुलर पाथ जो ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है या जिसे हमें फॉलो करना है। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए, अगर ओरिजिन से आप डिस्टेंस ले रहे हैं ऑफ s1 और उसी पाथ पे फॉलो करते हुए जा रहे हैं, आप डिस्टेंस ले रहे हैं s2 का, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा s इज इक्वल टू s2 माइनस s1। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमें फ़र्क करना लाजमी था क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है। वेल, सपोज करो कि हमारे पास एक रेस है जो स्टार्ट हो रही है किसी स्टार्टिंग पॉइंट से, लेट मी गेट अ पेंसिल, जो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है और कोई फिनिश मार्क है, मगर उसके दरमियान जो गाड़ी मूव कर रही है वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से कर रही है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करती जा रही है। हम किसी पॉइंट P1 से इसने हमने मार्किंग स्टार्ट की और किसी पॉइंट P2 पे जो है हमने इसकी मार्किंग स्टॉप कर दी है। ओके, ये तो फिजिकल सिस्टम है, मगर हम इसके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि ओरिजिन स्टार्ट पे रखा जाए और पॉजिटिव x डायरेक्शन होनी चाहिए रेसर की डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारी चॉइस थी, ये इसके ऊपर हमें किसी ने मजबूर नहीं किया है, हम इसे दूसरी साइड भी रख सकते थे। ओके, तो लेट्स कॉल दिस दी x एक्सिस। x1 जो पॉइंट 1 हमने मार्क किया था वो एक्चुअली 19 मीटर्स अवे था फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ये हमने जानबूझ के नहीं रखा मगर ये है। x2 भी हमने जानबूझ के नहीं रखा मगर इट इज़ 277 मीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये 277 डिस्टेंस है और ये 19 है। So the difference between the two will be the same equation followed by the distance delta s is equals to s2 minus s1, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। ओके, कैलकुलेटिंग दैट 258 मीटर्स हमारा डिस्टेंस बन रहा है और कितने टाइम में इसने कवर किया है? वेल, जब हमने जब ये गाड़ी पॉइंट P1 से गुजरी थी तब हमने इसका टाइम नोट किया था और तब ये था 1 सेकेंड, और जब ये पॉइंट P2 पे पहुंची है गाड़ी तब इस वक्त इसका टाइम था 4 सेकेंड्स, जिसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम जो इन्वॉल्व है इस पूरे ट्रैवल में फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 वो टोटल 3 सेकेंड है। हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं जिसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। श्योर, लेकिन डिस्टेंस हमने किसी 2 पॉइंट्स का लिया है, किसी एक पॉइंट से हम मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस चाहिए हमें और डिफरेंस ऑफ द टाइम चाहिए हमें। विद दिस इंफॉर्मेशन हम एक न्यू क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी of that car. Okay, let me just grab the hand. Okay, oops. Okay, so this is a new quantity, average velocity, and it's a ratio between the distance covered per unit time. But notice कि हम लोग इसे average velocity in x direction कह रहे हैं। x डायरेक्शन में तो समझ में आ रहा है क्योंकि x एक्सिस पे मूव कर रही है और y एक्सिस पे मूव करने वाली चीज़ें y एक्सिस पे मेजर की जाएंगी, मगर एवरेज वेलोसिटी क्यों कही जा रही है? वेल, एवरेज कहने का मकसद ये है कि हमने इसके पूरे पाथ में हर पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर नहीं की है, बल्कि हमने 2 मखसूस पॉइंट्स बनाए P1 एंड P2 और सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी मालूम की है। तो अगर मैं कोई नया पॉइंट इमेजिन करूँ, लेट्स से एट दिस पॉइंट दैट इज़ P3, और मैं चाहूँ कि P1 से P3 तक की वेलोसिटी मेजर करूँ तो शायद डिफरेंट हो, तो हमें नहीं पता कि वो डिफरेंट होगी या सेम होगी। इस वजह से हम लोगों ने जो पास डिस्टेंस लिया है, जो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस लिया है, दैट इज़ बिटवीन P1 एंड P2 एंड द सिग्निफिकेंट टाइम बिटवीन 4 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो इस वजह से हम लोग जो वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, उसको भी हम किसी एवरेज क्वांटिटी से मेजर करेंगे, ना कि कोई भी परफेक्ट वेलोसिटी कह सकते हैं हम।
ओके, सो लेट मी जूम आउट। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल पे जा सकते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, सेम ट्रैक है मगर अब की बार हमारे पास एक दूसरी गाड़ी है और ये किसी का ट्रक है, लेट्स से कोई सामान लेके वापस जा रहा है, मगर it's traveling the same distance from 277 meters to 19 meters। मगर अब की बार ये हुआ है कि जब इसने गाड़ी स्टार्ट की है तो he was at 16 seconds और जब ये पॉइंट P2 पे पहुंचा है तो इसकी घड़ी में टाइम हो रहा था, या हमारी घड़ी में टाइम हो रहा था 25 सेकेंड्स। तो फ्रॉम P1 टू P2 हम लोग डिस्टेंस और टाइम दोनों का रेशियो दोबारा मेजर कर सकते हैं। कट। ओके, सो हम लोग फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 दोबारा वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। फॉर दैट विल नीड डेल्टा x एंड दैट इज -258। दैट इज माइनस बिकॉज x2 अब की बार 19 मीटर्स है और x2 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये टाइम में बाद में अपीयर हुआ है, और x1 इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टाइम में पहले अपीयर हुआ है विद t1। यही केस था पिछली बार भी, पिछली एग्जांपल में भी t1 के साथ x1 था और t2 और t2 के साथ x2 था। तो हमेशा यही केस रहना चाहिए वरना हमारी कैलकुलेशंस ख़राब हो जाएंगी। Actually they wouldn't even make sense. Okay, now हम लोग दोबारा मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। दैट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा x, दैट इज -258 डिवाइडेड बाय 9 सेकेंड्स, डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 9, और रेशियो आ रहा है अब की बार -229 मीटर्स पर सेकेंड। ये माइनस हमें क्या बता रहा है? वेल, माइनस ऑफ कोर्स हमें ये बता रहा है कि x एक्सिस जो हमने चूज किया था फ्रॉम ओरिजिन टू पॉजिटिव x, ये ट्रक जिसकी वेलोसिटी हमने मेजर की है वो इस एक्सिस के मुताबिक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स इट। यानी कि इस एक्सिस के ऊपर जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं, ट्रक हमेशा लेस वैल्यू की तरफ मूव करता जा रहा है। दैट्स इट। हमें सिर्फ नेगेटिव साइन ये बता रहा है, हमें ये नहीं बता रहा कि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और राइट की तरफ मूव कर रहा है। लेफ्ट और राइट सिर्फ तब आएगा जब हम लोग ओरिजिन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करेंगे। याद है जब मैंने कहा था कि हम लोग ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तब मैंने ये भी कहा था कि ये हमारी मर्जी है कि हमने इस साइड रखा है। मूविंग ऑन, where to? Okay, so here's the legal definition for average velocity. That is, of course, in a straight line. That's in highlighted blue line, right? Okay, so this is average velocity. It's the ratio between them, and it's the ratio between the difference of the initial and the final time. One thing you can do is phi psi. I don't know exactly इसे क्या बोलूँ, लेकिन FISICA लैब इस साइट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर एक सिमुलेशन मौजूद है, तो आप उस पर जाके भी सिमुलेशन देख के इस एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से कि अगर आपका खेलने का मूड हो रहा है तो आप जाके मज़े से खेलें और डिस्कवर करें कुछ नए फीचर्स और ख़ुद मतलब सेल्फ लर्निंग की आदत डालें। ओके, अनदर पॉइंट, ग्राफिकली कैसे नज़र आती है एवरेज वेलोसिटी। याद है ये ट्रैक जो लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, ये वही ट्रैक है जो हमने इससे पहले सॉल्व किया है, मगर अब की बार हमारा कैमरा हवा में उड़ रहा है, तो हम लोग के पास एक ड्रोन है जिससे हम उड़ते हुए वीडियो बना रहे हैं इस रेस की। तो अगेन वी हैव पॉइंट P1 एंड P2, मगर इसको साथ ही हम लोग स्केल किसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। वेल, ये किस तरह से होगा? और इस तरह से होगा कि हम लोग एक्स एक्सिस पे अब की बार टाइम लेंगे, टाइम हम प्लॉट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं। द सेम एक्सिस जो हमने दिया था राइट डायरेक्शन में, अब उसकी कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, राइट? क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसको, इस पूरे सीन को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, पूरा ज़ाविया चेंज हो गया है, और ये प्लॉट एग्जैक्टली इसके साथ मैच नहीं कर सकता।
लेट मी शो यू कि एक रेस या एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है लेफ्ट डायग्राम में, वो कैसे एसोसिएट कर सकता है विद ऑब्जेक्ट जो विद ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है उसकी पोजीशन के बारे में ऑन द राइट प्लॉट, राइट एक्सिस. लेट मी शो यू दैट. Okay, so here's the simulation. Let me just reset. Okay, so here's a car. So imagine करो अपना सर अगर लेफ्ट साइड पे घुमाओगे तो ऐसा नज़र आएगा जैसे एक कार खड़ी हुई है, दो कार खड़ी हुई हैं और ये किसी ज़मीन पर है, राइट. सो लेट्स इमेजिन कि हम इसको मूव करना शुरू करें, मगर साथ ही एक प्लॉट बना हुआ है जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन है. तो 0 is on the origin, of course. ये रहा हमारा 0. This is I guess 20, this is 40, yes, this is 60, 80 वगैरह वगैरह. So कुछ बार्स हैं जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, इसकी वेलोसिटीज, पोजीशन वगैरह के बारे में, मगर ये इससे अभी हमें काम नहीं है, हम थोड़ी देर में देखते हैं. सो लेट्स रन द सिमुलेशन और देखते हैं कि पोजीशन किस तरह से प्लॉट की जाती है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है. लेट्स रन द सिमुलेशन. ओके, सो this is the object moving, right, or this is a plot that is being plotted. So अगर आप इसको गौर से देखें, या ऑफ कोर्स नज़र तो आ ही रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, मगर जो ग्राफ बन रहा है वो कर्व है. दैट्स बिकॉज हम सिर्फ उसकी पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ हमें नज़र आता है इन रियल वर्ल्ड, वो हमें टाइम में नज़र नहीं आता, जबकि हम प्लॉट जो बना रहे हैं वो टाइम में प्लॉट कर रहे हैं. सही, अगर मैं इस पूरे टाइम फ्रेम को स्क्वीज कर दूं एक सिंगल लाइन के ऊपर, तब ऑफ कोर्स हमें फिर ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हुई नज़र आएगा ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स गेट बैक. ओके, सो दिस वाज द पाथ. सो अगेन दिस वाज ऑलमोस्ट द सेम पाथ, जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. ये मैंने इस वजह से सिमुलेशन बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये बेसिकली एक रेस है जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक ड्राइवर चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे मूव करे, जिसका मतलब ये है कि वो एक्सेलरेट करना चाहेगा, जिसकी वजह से जिसका जो कर्व प्लॉट होगा ऑफ दिस पोजीशन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक कर्व होगा. वेल, वो एग्जैक्टली क्यों होगा, अगर किसी को याद नहीं है तो डोंट वरी, मैं अभी रिमाइंड करवा दूंगा. ओके, तो हमारा काम है इस पाथ के ऊपर एवरेज मालूम करना, सॉरी इस कर्व के ऊपर एवरेज मालूम करना, बिकॉज दिस इज पाथ, दिस इज नॉट अ पाथ. ओके, सो हमने P1 और P2 दो पॉइंट्स चूज किए थे कार के पाथ के ऊपर. करस्पॉन्डिंगली अगर हम देखें तो ग्राफ के ऊपर भी इसी तरह से दो पॉइंट्स होंगे और इनके दरमियान जो रेशियो हम लोग मालूम करना चाह रहे थे डेल्टा x एंड डेल्टा t के लिए, वो सिंपली डिफरेंस होगा बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स P1 एंड P2, और डेल्टा x जो होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट P1 एंड P2. और स्लोप क्या होता है, और स्लोप डेफिनेटली डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t होगा, जिसका मतलब ये है कि the y component, whatever is plotted on the y component and the x component, sorry vertical component and the horizontal component, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो स्लोप कहलाता है. और यही डेफिनेशन हमने एक्चुअली इसकी वेलोसिटी को दी थी. सो दिस इज बेसिकली अ वेलोसिटी. तो अगर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक प्लॉट करूँ P1 से P2 तक, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो बेसिकली मुझे एवरेज वेलोसिटी देगा. यूज द पेंसिल अगेन. तो द स्लोप इज जस्ट average x velocity, that's the velocity in x direction. okay, so इसका मतलब हमें पता चल गया कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मगर इसके साथ ही एक प्रॉब्लम आ गया. let me just erase this line. okay, now let's imagine कि हमने एक और पॉइंट लिया था जो था पॉइंट 3, राइट. सो लेट्स से कि मैंने उस पॉइंट को इमेजिन किया था कुछ यहाँ पे, राइट. सो दिस वाज पॉइंट P3 और मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि P1 से P3 तक क्या एवरेज वेलोसिटी है. हाउ डू आई डू दैट? मैं सबसे पहले तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मालूम करूँगा इस कर्व पे,
दिस इज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन दैट कर्व। ओके, तो इससे टाइम क्या रिलेटेड है? वेल, इसको नीचे लेके जाओ और दिस इज इट। सो 2 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आ गया। ओके, तो हाँ, कैसे मैं कैलकुलेट करूँ? वेल, सबसे पहले तो मुझे डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी का मतलब ये है डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि 2 माइनस 1 दैट इज जस्ट 1, तो डेल्टा टी की जगह आ जाएगा जस्ट 1। डेल्टा एक्स की जगह क्या आना चाहिए? वेल, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि इस स्केल पे लोएस्ट वैल्यू 100 मौजूद है, मगर लेट्स इमेजिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसे सपोज करते हैं कि इनिशियल पॉइंट था वाज एट 20 और फाइनल है एट 60, राइट? तो हमें आसानी हो जाएगी। तो 60 माइनस 20 दैट इज 40, तो ये आ गया हमारे पास 40 मीटर्स divided by 1 second, that gives us the 40 meter per second. This is the velocity, average velocity between point P1 and P3. Wait, याद करो इससे पहले क्या थी velocity? 86 meter per second. That was between P1 and P2. अब जब मैंने P1 से P3 तक निकाली है velocity, तो वो आ रही है 40 meters per second. तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, और इसका मतलब तो ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी एक रिलायबल ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब कि अगर किसी रेस कार के लिए मैं मालूम करना चाह रहा हूँ तो एवरेज वेलोसिटी तो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहेगी, राइट? अलबत्ता ये कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए हो तो वो काम की है, उसके अलावा वो काम की नहीं लग रही, क्योंकि अगर मैंने पॉइंट P1 से P2 चूज़ किया और आपने P1 से P3, तो डेफिनेटली हम दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। सो मेरे ख्याल में हम लोगों को एक किसी काम की वैल्यू या फिर काम की क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी जो ऐसा कर सके कि वो हर पॉइंट पे हमें यूनिक इंफॉर्मेशन दे सके। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग और एक नई क्वांटिटी के ऊपर पहुंचेंगे, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? हाँ, वेल, वेलोसिटी का मतलब तो आपको मालूम है, लेकिन इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी लम्हे के ऊपर, राइट? तो कोई एक लम्हा चूज़ करें आप और उसके मुताबिक जो वेलोसिटी है वो आपको लिखनी है। वेल, ये तो अजीब सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं इन स्पेस और एंड इन टाइम, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मगर इंस्टेंटेनियस के लिए हमें 1 पॉइंट चाहिए, या 1 पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए। वेल, ऐसा तो मुश्किल है, ऐसा कैसे करें? वेल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ कैलकुलस की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। उसमें ये होता है, इस टेक्निक में ये है कि हम लिमिट लेंगे ऑफ दैट डिस्टेंस जो डेल्टा एक्स का कवर किया गया था, एंड द डेल्टा टी जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया गया था, हम लोग इनकी लिमिट लेंगे एज दैट टी अप्रोचेस टू 0। वेल, इसका मतलब ये है कि हम लोग करना ये चाह रहे हैं सिंपली कि हम लोग सिंपली ये करना चाह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट्स को, जो 2 पॉइंट्स हमें P1 और P2 नज़र आ रहे हैं, हम इन दोनों पे मेजर नहीं कर रहे, बल्कि हम इन दोनों पॉइंट्स को कम से करीब तर लेकर आना चाह रहे हैं। वेल, इससे मुराद क्या है? मेरे ख्याल में ये बात सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब की गई है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप लोग क्या होता है उर्दू में, क्या कहते हैं? क्या फरमाए? Wait, just listen to this guy. Remember, for any specific choice of dt, this ratio ds dt is the slope of a line passing through 2 separate points on the graph, right? Well, as dt approaches 0, and as those 2 points approach each other, the slope of the line approaches the slope of a line that's tangent to the graph at whatever point t we're looking at. So the true, honest-to-goodness, pure math derivative is not the rise-over-run slope between 2 nearby points on the graph. It's equal to the slope of a line tangent to the graph at a single point. Now, notice what I'm not saying. I am not saying that the derivative is whatever happens when dt is infinitely small, whatever that would mean.
Nor am I saying that you plug in 0 for dt. This dt is always a finitely small, non-zero value. It's just that it approaches 0 is all. ओके, नाउ आई एम श्योर कि आप लोग को ये डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, समझ में आ जाएगी. ओके, नाउ आई एम श्योर कि आप लोगों को ये डायग्राम भी समझ में आ जाएगी. सो इन द फर्स्ट स्टेज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P1 एंड P2 और ये किसी डिस्टेंस पर हैं. इस वक्त जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज वेलोसिटी होगी, मगर अगर हम डेल्टा x और डेल्टा t की वैल्यू कम करते जाएं तो हमारे दोनों पॉइंट्स P1 और P2 दोनों नज़दीक आते जाएंगे और इवेंचुअली वो सिंगल पॉइंट पे आके टच कर जाएंगे. और इस मौके के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन गुजर रही होगी, जो पहले P1 और P2 से गुजर रही थी, अब वो P1 और दूसरे बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक पॉइंट P2 से गुजर रही है, वो टेंजेंट हो जाएगी इस कर्व से. यही एनिमेशन में भी हमें नज़र आया था. और अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर मेजर करें वेलोसिटी, तो दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. याद रखना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब भी 2 पॉइंट्स के दरमियान ही है, बस वो दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा करीब हैं. तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पॉइंट के ऊपर हमने उसकी वेलोसिटी मेजर कर ली है. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अच्छा फ़ायदा यह है कि हम हर पॉइंट पे इंडिविजुअली इसे चेक कर सकते हैं. और बेसिकली हमें सिर्फ ये करना है कि उस कर्व के ऊपर सर्टेन पॉइंट जो भी हमें दिया गया है इसके ऊपर टेंजेंट मालूम कर लें. अगर हम टेंजेंट मालूम कर सकते हैं, लेट मी ड्रॉ लाइन, अगर हम टेंजेंट मालूम कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये एग्जैक्टली हमें, तो इसका स्लोप हमें वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा. ओके, सो आई होप कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गई होगी. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? डेफिनेटली कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म होनी चाहिए. और लिमिट्स, क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0. ऑफ कोर्स इसका मतलब वही है कि ये 0 नहीं हो रहा, इट जस्ट अप्रोचेस टू 0. तो हम लोग इसके लिए नया फंक्शन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस के लिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड dx एंड dt. नाउ इसका मतलब यह है कि हम कैलकुलस के रीजन में एंटर हो रहे हैं. dx बाई dt बहुत छोटे से चेंज को कहा जाएगा. ओके, नाउ फॉर दिस स्ट्रेंज डायग्राम जो मैंने इससे पहले बना के रखी हुई है. वेल, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं: इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. वेल, वेलोसिटी और स्पीड में आप लोगों को फ़र्क मालूम है. वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, स्पीड इज़ अ स्केलर, ब्ला ब्ला. मगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज 2 नई वेलोसिटीज़ हमने पढ़ी हैं और इनकी वजह से कुछ नया रिलेशन जनरेट होगा. वेल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्योंकि सिंगल पॉइंट पे मेजर की जाती है, सिंगल पॉइंट्स का मतलब आप लोगों को मालूम है, राइट? तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें, इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया जाए, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. मगर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड नहीं होती. वेल, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मगर लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. तो सपोज एक रेस होती है, स्विमिंग रेस होती है, ठीक है, और स्विमर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं और एक एंड पे जाते हैं और फिर वहाँ से वापस होकर आते हैं सेम एंड के ऊपर. और जब ये वापस यहाँ पे पहुँचेंगे तो रेस ख़त्म हो जाएगी. और जिसने सबसे कम टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया होगा वो जीत जाएगा. ओके, वाओ, मैंने खुद जिसका जवाब दे दिया. मैंने अभी कहा कि जिसने सबसे पहले ये डिस्टेंस कवर किया. और क्या मैं ये बोल सकता हूँ जिसने सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो जीतेगा? बस थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो. ये रेस है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और उस पॉइंट से वापस पहले पॉइंट पे आते हैं, और जितनी देर में, जितनी जल्दी वो उस ही पॉइंट पे आ सकें, उसको वो विनर होता है. तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करूं तो इस पूरी रेस की डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेल, इस तरह के तमाम ट्रेवल्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट भी होते हैं और एंड भी होते हैं, उन तमाम का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. जिसका मतलब ये है कि
इस रेस में जिसमें स्विमर बेचारा एक पूरा डिस्टेंस कवर करके दूसरे एंड पे और वापस आया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, मगर उसने डिस्टेंस ज़रूर कवर किया, राइट। सिंस एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और हम लोग टोटल रेस की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट होगा वो जहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, दैट विल बी पॉइंट P1 फॉर एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट P2 फॉर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो यहाँ पे नहीं होगा, वो भी यहीं पे होगा। इसका मतलब ये कि पॉइंट P1 एंड P2, लेट मी जस्ट राइट P2, ओके, P1 और P2 सेम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि एवरेज वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो 0 होगी। यानी कि एक बेचारा स्विमर पूरी रेस कंप्लीट करता है और हम उससे बोलते हैं मुबारक हो, तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी 0 थी। दैट्स स्टूपिड, राइट। तो असल में क्या मकसद है, क्या उसकी एवरेज स्पीड होगी, क्या वो नॉन ज़ीरो होगी? ऑफ कोर्स उसकी एवरेज स्पीड अभी भी नॉन ज़ीरो होगी, क्योंकि उसने सम डिस्टेंस कवर किया है इन सम पर्टिकुलर टाइम, तो उसकी स्पीड अभी भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन एवरेज स्पीड अभी भी नॉन ज़ीरो है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा ट्रांसलेट नहीं होती एज ए एवरेज स्पीड, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा ट्रांसलेट हो सकती है एज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एन एग्जांपल। इसके अंदर हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों वेलोसिटीज़ मालूम करनी है। मैं कुछ पार्ट सॉल्व करूँगा और कुछ पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, a cheetah is crouched 20 meters to the east of the vehicle. Oh, vehicle कहाँ है? Oh, this is our vehicle and this is our sketch, right? हमारे sketch is a rough form of the real diagram. तो ये हमारी vehicle है and और ये देखो अचानक से ये origin बन गया। Well, that's because हम observer हैं और हमारे लिए हम लोग खुद origin होते हैं। Okay, at time t equals to 0, the cheetah begins to run due east. Due east towards an antelope. Of course, इधर antelope है और cheetah इस साइड में भाग रहा है, तो of course इसी साइड पे east होगी। Okay, that is 50 meters to the east of the vehicle. Okay, let's mark के antelope 50 meters दूर है। Now, during the first 2 seconds of the chase, the cheetah's x coordinate varies with time according to the equation x equals 20 meters plus the 5 meter per second square times t square. well, ये क्वेश्चन क्या बता रही है, क्योंकि आपके बारे में चीता की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, बल्कि बोला गया है कि इसके x कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन। वेल, अगर गौर से देखें हम लोग तो इसके यूनिट्स हैं, इस 5 जो वैल्यू लिखी है उसके यूनिट्स हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मेक सेंस, क्योंकि ये एक्सेलरेशन लग रही है, राइट। और एक्सेलरेशन के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और डायमेंशनली देखा जाए तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इट रिमेन्स मीटर। और लेफ़्ट साइड पे हमें जो वैल्यू दी गई है, जो क्वांटिटी दी गई है, वो डिस्टेंस ही है। ओके, तो इस इक्वेशन के मुताबिक चीता भाग रहा है, बड़ा अनोखा चीता है जो इस इक्वेशन के मुताबिक भाग रहा है सिर्फ, और टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड के ऊपर ये 20 मीटर्स पे था। टाइम इक्वल्स t1 पे कहाँ पे है ये, और टाइम इक्वल्स t2 पे कहाँ पे है ये। वेल, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द चीटास डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t1 इक्वल्स 1 सेकेंड एंड t2 इक्वल्स 2 सेकेंड। हमें चीता की डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दैट मीन्स हमें x1 और x2 चाहिए। और x1 और x2 कैसे मालूम करें? हमें बेसिकली ये इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर एक अननोन है, दैट इज़ t। अगर हम कोई भी वैल्यू ऑफ t रखें तो ये इक्वेशन हमें बताएगी कि क्या पोजीशन होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट की जो भी इस इक्वेशन को फॉलो करे, गिवन कि ये वैल्यू ऑफ टाइम दी गई है। ओके, तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? वेल, फर्स्ट टू फाइंड x1, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। टू फाइंड x1 हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, दैट इज 20 मीटर्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय जो पहला टाइम दिया गया हमें वो दैट इज़ 1 सेकेंड्स, तो 1 का स्क्वायर
that is 1, and this becomes 25. Okay, for x2, now for x2 this is 20 plus 5 times 4 because it is 2 का स्क्वायर, और जो वैल्यू हमें दी गई है इसकी सेकंड टाइम की वो है 2 सेकंड. ओके, एट दैट, और ये बन गया 40 meters and 25 meters. Congratulations. मगर हमें ये नहीं मालूम करना था, हमें मालूम करना था डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या होगा? Let me write it this way. डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? Well, it's just 15 meters, right? 15 meters. That is डेल्टा एक्स. तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया हमारा. Well, अच्छी बात है. Let's move on to part 2. Part B कह रहा है find its average velocity during that interval. Oh my god, velocity कैसे मालूम करें? अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, इसका मतलब हमें डेल्टा एक्स चाहिए और डेल्टा टी. डेल्टा एक्स अभी हमने मालूम किया है, दैट इज़ 15 मीटर्स, और डेल्टा टी क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स, दैट इज़ 1 सेकेंड्स. जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी, let me just write it down. Okay, average velocity, velocity average is just 15 meters per second. क्योंकि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था ये पूछ रहे थे हमसे, और डिस्टेंस कवर किया है उसने 15 मीटर्स का. बस चीता इतने ही तेज़ भागते हैं 1 सेकंड में 15 मीटर्स. जस्ट इमेजिन 15 मीटर्स कितने होते हैं, और एक चीता 1 सेकंड में वो कवर कर सकता है. Okay, let's move to part C. Find its instantaneous velocity at t1 equals 1.0 seconds by taking delta t equals 0.1 seconds, then 0.01 seconds, then 0.001 seconds. Okay, तो हमसे ये instantaneous velocity मालूम करने के लिए बोल रहे हैं, मगर ये तो हमसे 2 पॉइंट्स देकर बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये हमसे ये नहीं बोल रहे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस तरह से कैलकुलस यूज़ करके मेजर की जाती है उस तरह करें, बल्कि ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि आप 2 पॉइंट्स को ही मेजर करें, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ही वेलोसिटी मेजर करें, मगर एट डिफरेंट डेल्टा टीज. और डेल्टा टी की वैल्यू आप गौर करो कम होती जा रही है, फ्रॉम 0.1 to 0.01 to 0.001. पहली कंडीशन में हमें टाइम 2 दिया गया नहीं है, बल्कि डेल्टा टी दिया गया है. वेल, इक्वेशन बनेगी 20 plus 5 times t square. Now what is that time? That is 1 plus that 0.01. That means that is 1.1 squared. This is the time that we have to solve, right? Okay, so x2 क्या बनेगा इसके लिए? ओके, इसका सोल्यूशन होता है 1.21 20 26.05. ओके, सो दिस इज x2 एंड दैट इज x1. इसका मतलब ये कि हम डेल्टा x पहले मालूम कर लेंगे. डेल्टा x इज इक्वल टू 26.05 minus the 25. That is delta x. And what is delta t? Delta t was already given. Oops, let me just. Okay, so delta t was already given, which is 0.1. Okay, next step क्या रह गया? वेलोसिटी मालूम करने का. तो इस स्टेप में आप वेलोसिटी मालूम करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी जो भी आएगी वो अपने पास नोट कर लेना. मगर ये वेलोसिटी वो होगी जो आपने मालूम की है फॉर डेल्टा टी इक्वल्स 0.1. सिमिलरली आपको मालूम करना पड़ेगा फॉर डेल्टा टी इक्वल्स 0.001. इन दैट केस जो टाइम आप यूज़ करेंगे, लेट मी जस्ट राइट वन ऑफ दोस टाइम्स, जो पोजीशन आप मालूम करेंगे वो इसी इक्वेशन से होगी 20 plus 5, मगर फॉर डेल्टा टी इक्वल्स 0.01 दैट विल बी 0.01 स्क्वायर्ड. ओके, तो इस तरह से x2 मालूम करेंगे, एंड फॉर x3 इट विल बी जस्ट 0.001. ओके, सो आई होप कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे.
एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट रहता है, दैट इज पार्ट डी। पार्ट डी में क्या लिखा है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द चीटा's instantaneous velocity as a function of time and use it to find velocity vx. Now this is not average velocity, this is instantaneous velocity at t equals 1 second and t equals 2 second. Now ये हमसे क्या कहने के, ये क्या करने के लिए कह रहे हैं? वेल ये बोलना चाह रहे हैं हमसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखाओ। और ऑफ कोर्स हमें पता है dx हमारे पास मौजूद है और हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली dx बाई dt लिखा जा सकता है, जिसका मतलब ये कि हम लोग सिंपली dx में x की जगह वैल्यू पुट करेंगे x की, दैट इज़ द होल इक्वेशन 20 + 5t स्क्वायर, और इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका टाइम डेरिवेटिव लो, जो भी एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, और फिर उस वेलोसिटी के अंदर के और फिर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करो फॉर t = 1 सेकेंड एंड t = 2 सेकेंड।